हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 था हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इससे पहले हमारे चैप्टर नंबर 9 के कुछ वीडियोस हो चुके हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें गो थ्रू करिए। आज हम पढ़ेंगे जो हम प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक एक किया था पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो पर्सनालिटी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी। ठीक है, तो बस ये हमारा पर्सनालिटी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए इस छोटे से टॉपिक को जल्दी से फिनिश करते हैं। बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी। इससे प्रीवियस हमने पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा। उसमें हमने कुछ WH शेल्डन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को पढ़ा था। उसके बाद हमने C.G. जंग के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी, इनके बारे में। अच्छा, आप इतनी सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आप कौन सी पर्सनालिटी से रिलेट करते हो। मतलब आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बीवर्ट्स हो। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओपननेस, कंसाइटियसनेस। उसके बाद आता है हमारा एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबल, न्यूरोटिज्म। ओके, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओपननेस की। ओपननेस में अगर हम बात करें पर्सनालिटी के बारे में, तो देखिए जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है ओपननेस। ठीक, ओपननेस का मतलब लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंस। ऐसा पर्सन या ऐसी पर्सनालिटी जो कि नई नई चीज़ों को सीखने में एंजॉय करते हो, या फिर न्यू कॉन्सेप्ट, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट अगर आप उन्हें दो तो उसको बहुत ही एंजॉय करें एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंस। नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, नए नए एक्सपीरियंस को लेने में उन्हें बहुत ही जब अच्छा लगता है, तो ऐसी पर्सनालिटी को हम ओपननेस कहते हैं, जो किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद आता है आपका कंसाइटियसनेस। कंसाइटियसनेस में कौन से पर्सन होते हैं? देखिए, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, लेबरस, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो हम कहते हैं ना एक तरीके से ऑल ओवर कंप्लीट, जिसमें कोई कमी नहीं है। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेडली तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइज्ड पूरी तरीके से बिल्कुल मतलब हर काम इनका सिस्टमैटिक होता है। जैसे हम कहते हैं कि घड़ी के हिसाब से चलना, उसके हिसाब से इनका हर काम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। उसके बाद लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब ये काम करने में बहुत ही मेहनत करते हैं। अगर इनको कोई भी काम दे दिया जाए तो ये बहुत जी जान से उस काम को करते हैं। उसके बाद कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से कंप्लीट होते हैं ऐसे लोग। उसके बाद एक्सट्रोवर्जन। तो देखिए एक्सट्रोवर्जन अभी हमने पढ़ा था, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये उसी से रिलेटेड है। एक्सट्रोवर्जन में बीइंग एनर्जेटिक, टॉकेटिव एंड एजर्टिव। ऐसे लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, मतलब वही हैप्पी गो लकी पर्सन टाइप के। उसके बाद टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, एजर्टिव होते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले एक्सट्रोवर्ट्स में पढ़ा था, सेम लाइक दैट। उसके बाद आता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस हमें नेम से ही पता चल रहा है, एग्रीएबलनेस मतलब हर चीज़ पर एग्री होना। ठीक, जैसे कि हमारे पास सामने कोई पर्सन है, हमने उससे कहा कि भाई हमें ऐसा करना है, या फिर हमें इस कॉन्सेप्ट पर इस तरीके से करना है। यहाँ पर हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए स्पोर्ट्स में बात कर लेते हैं कि हम ये वाली प्रैक्टिस में आज ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्रीएबलनेस का मतलब ठीक है, हर चीज़ के लिए एग्री होना। अब यहाँ पर जैसे कि दे रखा है फ्रेंडली, कोऑपरेटिव। ऐसे पर्सन फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव मतलब आपने जो भी कहा आपको एग्री करने वाला पर्सन। ओके, उसके बाद कंपेटेबल, काइंड, जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही काइंड, जेंटल होते हैं। तो इस तरीके के लोगों को हम क्या कहते हैं, या ऐसी पर्सनैलिटी को हम क्या कहते हैं, एग्रीएबलनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म में क्या आता है? न्यूरोटिज्म वाले जो लोग होते हैं यूजुअली एक्सपीरियंस इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ऐसे लोगों का जो मूड होता है वो बहुत ही, मतलब अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो जैसे कि हम अगर अभी सपोज कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर हमारा माइंड मूड ऑफ है, या हम खुश हैं, तो वो चीज़, वो इमोशन हमारे अंदर कुछ समय तक रहता है, मतलब हमारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। बट जो पर्सनालिटी न्यूरोटिज्म के अंडर आती है, वो लोग नॉर्मली इमोशनल इनस्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब उनमें जो इमोशंस हैं वो क्या होते हैं, इनस्टेबल। कभी बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत ही जल्दी खुश हो जाना। अभी 5 मिनट पहले मतलब उनका मूड ऑफ था और अभी 5 मिनट बाद वो बहुत ही एक्साइटेड हैं किसी काम को लेकर। तो यहाँ पर क्या है, जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है। उसके बाद आपका दे रखा है नेगेटिव इमोशन, और इस तरीके के लोगों में मोस्टली
नेगेटिव इमोशंस देखे जाते हैं। उसके बाद रिमेन मूडी एंड टेंस, बहुत ही मूडी रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन, बहुत ही जल्दी टेंशन में आ जाने वाले, दुखी ज़्यादा रहने वाले, किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले, टेंशन में रहने वाले। मतलब यहाँ पर इमोशंस की बात हो रही है तो देखिए इमोशन पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी, बट यहाँ पर जब हम न्यूरोटिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर अब हमें दे रखा है नेक्स्ट टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो देखिए मोटिवेशन कुछ बच्चों ने पहले पढ़ भी रखा होगा, ठीक। तो मोटिवेशन क्या होता है, आप लोगों ने नॉर्मली ये वर्ड सुना है, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो अपने काम को बहुत ही बेस्ट एबिलिटी के साथ, मतलब अपनी पूरी कोशिश लगाकर उस काम को कर सके, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं इसका मीनिंग और डेफिनेशन। मोटिवेशन इज वन ऑफ द मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर विच अफेक्ट परफॉर्मेंस। मोटिवेशन सबसे मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब मोटिवेशन भी एक मेंटल प्रोसेस है, ओके। तो यहाँ पर ये सबसे मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है विच अफेक्ट परफॉर्मेंस, जो किसी की भी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। अगर सामने वाला स्पोर्ट्स पर्सन मोटिवेटेड है, मतलब उसे कैसे भी करके जीतना है, मोटिव उसका, मोटो उसका कुछ भी हो सकता है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन में भी हमारा मोटिव होता है, मोटिवेटर होते हैं, मोटिवेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मोटिवेशन को अगर कहा जाए, मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है, वो तभी होगी जब आपके सामने कोई मोटिव हो, आपका कोई गोल है, उसे अचीव करने के लिए ही आप मोटिवेट होते हैं, उसी प्रोसेस को हम मोटिवेशन कहते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्रुक्स एंड स्टेन, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डेफिनेशन इन्होंने दी है, एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट अवर एक्शन इज कॉल्ड मोटिवेशन। कोई सी भी वो कंडीशन जो हमारे एक्शंस को डायरेक्ट, मतलब हमारे काम को एक डायरेक्शन दे, एंड एनर्जाइज दैट माइट एनर्जाइज, और जो कि हमें एनर्जाइज करे, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर से जब एनर्जी आती है, कोई भी चीज़ सोचकर, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपका कोई भी मोटिव हो, सपोज हमें मेडल लेना है या ट्रॉफी जीतनी है या फिर हमें कहीं पर पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए जब हम अंदर से ही एक्साइटेड होते हैं उस काम को करने के लिए, सो दैट इज़ नोन एज मोटिवेशन। जब मुझे किसी मोटिव को अचीव करना है, उसी प्रोसेस को या उसी मोटिव को अचीव करने के लिए जब हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर दे रखा है आपका टाइप ऑफ मोटिवेशन। कितने तरीके के मोटिवेशन होते हैं, दो होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है इंटरनल, जो आपके खुद के अंदर से आता है, किसी के फोर्स करने से नहीं आता। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल, जो बाकी के लोग कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम एग्जांपल ले लेते हैं इंटरनल की, अगर हम बात करें इंटरनल मोटिवेशन की, व्हेन द फोर्स कम फ्रॉम विद वन सेल्फ, मतलब किसी को किसी काम को करने की एक इच्छा जब आपके अंदर से जगती है, किसी की, भाई आपको खुद ही लगता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे इस वाले गेम में कैसे ना कैसे करके पार्टिसिपेट करना है और मेडल लाना है, आपकी इंट्रिंसिक अंदर से खुद की इच्छा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसके लिए आपको कोई और फोर्स नहीं कर रहा, आप इंटरनली खुद से ही आपके अंदर फोर्स आ रही है और आप खुद उस चीज़ को करना चाहते हैं, ओके। उसके बाद आता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, या फिर नेगेटिव भी होते हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के मोटिवेटर, मतलब मोटिवेट करने के कुछ चीज़ें होती हैं। पनिशमेंट दी जाएगी, तो भाई कुछ लोग पनिशमेंट की वजह से, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कहते हैं भाई, छोटे छोटे बच्चों के जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं अगर आपने काम नहीं किया तो आपको स्टोर रूम में बंद कर देंगे, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो उसी तरीके से हो सकता है पनिशमेंट की वजह से वो लोग अपना काम करने के लिए थोड़ा सा उनके अंदर इच्छा जागे। उसके बाद प्रेज़, किसी की तारीफ़ करना, ये भी होता है बहुत बच्चों में, बड़ों में, सब में होता है कि अगर हम तारीफ़ कर दें किसी की तो वो उससे और बेटर करने की कोशिश करता है। ऐसे ही आता है ब्लेम। ब्लेम मतलब जैसे कि टीम वर्क है या फिर कोई टीम है, हम हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कोई सा भी मैच ले लें टीम वाला, तो उसमें अगर हम किसी को ब्लेम करें कि भाई तुम्हारी वजह से हम नहीं जीत पाए या तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना ख़राब था, भाई वैसे तो मोस्टली टीम वर्क में ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी किसी को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव वे में, ऐसा नहीं है उसको नीचा दिखाने के लिए, पॉजिटिव वे में कि भाई हम तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं कर पाए, अगर तुम और अच्छी प्रैक्टिस करो या और अच्छा खुद को ट्रेंड करो, मोटिवेट करो, तो आप ये कर
सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लेम या फिर कैश प्राइज के लिए भी कुछ लोग होते हैं। तो इस तरीके से हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मतलब कोई हमें कह नहीं रहा फिर भी हम वो काम करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। एक्सट्रिंसिक में हमें उस काम को करने के लिए कुछ एक्सटर्नल मोटिवेटर्स मिल रहे हैं, है ना। चलिए उसके बाद आता है आपका टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब अगर मुझे मोटिवेट किसी को करना है तो उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। जैसे कि सबसे पहले गोल सेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मेरे पास कोई गोल है, कोई टारगेट है कि मुझे ये करना है, सपोज़ आप 12th में है तो आपका कोई भी टारगेट हो 90 प्लस 80 प्लस जो भी आपका टारगेट है तो आपको वो करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे, मोटिवेट रहोगे, कुछ ना कुछ अपने स्टडीज़ को अरेंज करोगे, सब्जेक्ट्स को अरेंज करोगे, स्टडी आवर्स को अरेंज करोगे, ठीक। तो वो आपका मोटिवेशन है कि आप मोटिवेटेड हो अपने स्टडी के लिए। तो गोल सेटिंग, जब तक आपका गोल नहीं है तब तक आप मोटिवेट भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करिए। उसके बाद आता है आपका स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स की अगर हम बात करें जो होते हैं दर्शक, तो अगर हम बात करें दर्शकों की तो स्पेक्टेटर्स यहाँ पर देखिए दो तरीके के हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे। एक होते हैं फ्रेशर्स और एक होते हैं एक्सपीरियंस्ड। एक ऐसा पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन जो पहली बार फील्ड पे या इवेंट में किसी को पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स पर्सन जो कि नॉर्मली जो कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो स्पेक्टेटर्स का दोनों तरीके से फ़र्क पड़ता है। देखिए जो फ्रेशर्स हैं उनके सामने अगर कम दर्शक हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई हमें तो कोई देखने वाला ही नहीं है ना। और अगर वहाँ पर बहुत सारे स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक बहुत सारे हैं, तो भाई वो अपना परफॉर्मेंस बेटर अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, ताकि क्योंकि उनको इतने सारे स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं। ऐसे ही अगर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो एक्सपीरियंस प्लेयर को स्पेक्टेटर से मतलब नहीं है, उन्हें पता है कि उनको अपना बेस्ट देना ही देना है। उसके बाद है वर्बल कमेंट्स। वर्बल कमेंट्स में भी सेम होता है, मतलब जो वर्बल ओनली कमेंट्स बोले जाते हैं, वर्बल कमेंट्स के दैट कि आप कर सकते हो कि नहीं, ऐसे करो, है आपका नाम लेके अगर कोई बुलाता है दैट ही और शी इज़ द बेस्ट, ठीक, इस तरीके से। तो वर्बल कमेंट्स में भी सेम रहता है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वर्बल कमेंट से, बट जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनको तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको इससे नॉर्मली फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो इतने टाइम से खेल रहे हैं, तो अब उनको इन सब की आदत हो जाती है। उसके बाद है आपका हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। हमारा स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट अच्छा हो, मतलब वेदर अच्छा है, फील्ड अच्छा है, इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, आपके कोच, रेफरी, जजेस सब बहुत अच्छे हैं, आपकी जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। मतलब अगर सपोज हमारे सामने कोई वीक टीम खेलने आ रही है तो आप क्या कहें, अरे ठीक है ये तो बहुत वीक टीम है, हम तो इजीली जीत जाएंगे, हमें इतने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके सामने बहुत अच्छी टीम है तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मोटिवेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ रिजल्ट। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर कहा गया है कि वो प्लेयर या वो स्पोर्ट्स पर्सन जिसको अपने रिज़ल्ट की नॉलेज होती है, कि मतलब मैंने पूरे साल में, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ हूँ। नॉर्मली जैसे कि आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड में आते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 12th तक आप आते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर साल के बाद क्या होता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट अप टू मार्क नहीं होता, सपोज आपने सोचा कि आपके 90 प्लस आने चाहिए थे 10th में, बट वो सपोज रह गए 80 या 80 से थोड़े बहुत कम, तो आप अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ रिजल्ट की, तो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जिनको अपने रिजल्ट की नॉलेज नहीं होती, सिर्फ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कमी कहाँ है, वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जिनको अपने रिजल्ट की नॉलेज है, उन्हें पता है उन्होंने पिछले एक हफ्ते में कितना खुद को ट्रेंड किया, कितना खुद में चेंजेस लाए और उन्हें कितना और चेंजेस लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपने रिजल्ट को जानकर उसे और बेटर करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रेज एंड ब्लेम। तो भाई ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, प्रेज मतलब किसी की तारीफ़ करना और ब्लेम मतलब
किसी की थोड़ा सा उसको ब्लेम करना कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, बट हर टाइम किसी को प्रेज या ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। अगर हमने सपोज कोई फ्रेशर है उसको हमने प्रेज कर दिया कि नहीं बहुत अच्छा खेले बहुत अच्छा खेले, तो वो आगे एफर्ट्स लगाना ही बंद कर देगा, मोटिवेट होना बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा भी प्रेज किसी को ना करें और इतना ज़्यादा भी ब्लेम ना करें कि वो डिमोटिवेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैश प्राइज, सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी। तो कई लोग होते हैं जो कैश प्राइजेस के लिए, ट्रॉफीज़ के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, मतलब जो इनके लिए मोटिवेटेड, जो इनके लिए कैसे भी करके पूरी चीज़ जान लगा देते हैं ताकि उन्हें वो कैश प्राइज मिल सके, ट्रॉफीज़ मिल सके या फिर सर्टिफिकेट्स मिल सके। क्योंकि भाई कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जैसे कि नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, ओलंपिक्स, तो भाई इनमें पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई ट्रॉफी या प्राइज़ मिलता है तो वो आपके लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो ऐसे गेम में इवन पार्टिसिपेट करने के लिए भी कोई भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा, या स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। उसके बाद हम बात करें पॉजिटिव एटीट्यूड, तो भाई मोटिवेशन के लिए सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ठीक है आपने कुछ करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नो वन इज़ परफेक्ट, बट पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब आपको उस काम के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए दैट येस आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए भाई अगर एक गेम है उसमें सपोज आपकी क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें से कोई तो फर्स्ट आता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आता होगा। अब भाई ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ें उस बच्चे में हैं वही चीज़ें आप में हैं, ठीक है। हाथ पैर, भाई उसके में भी बोन्स और फ्लैश हैं, आपके में भी बोन्स और फ्लैश है। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके हाथ पैर गोल्ड और सिल्वर के बने होते हैं, या फिर जो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, जो विनर्स होते हैं, उनके हाथ पैर सोने और चांदी के बने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे बने हैं, जैसी उनकी फिजिक है, जो भगवान ने उनको दिया है वही हमें दिया है, बट ये डिपेंड करता है हम उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हैं। सो पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। क्योंकि अगर आपने एक बार अपने माइंड में नेगेटिव या नेगेटिव स्ट्रेटजी या नेगेटिव एटीट्यूड सेट कर लिया कि भाई मुझसे नहीं होगा, ठीक है, तो ये वर्ड तो आप अपनी लाइफ में कभी कहें ही ना कि मुझसे नहीं होगा। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, और उसको करने की कोशिश करें, कब तक नहीं होगा, ठीक। तो मोटिवेशन के लिए सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड एट लास्ट है हमारा पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब खुद से पॉजिटिवली बातें करना। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा दे रखा है, मोहम्मद अली एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर हैं यूएसए के। उन्होंने जब भी वो कोई गेम खेलते हैं तो वो कहते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना। तो आई एम द ग्रेटेस्ट, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई अगर सामने वाले के सामने अगर कोई झूठ भी 10 बार कहा जाए तो उसके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ आप कंटिन्यू सुन रहे हो, आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो गई दैट हाँ ही इज़ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि वो कंटिन्यू उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आप खुद से ही पॉजिटिवली बातें कर रहे हैं दैट आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूँ, और वो हर अपने चैम्पियनशिप को या बॉक्सिंग मैच को जीतते भी थे। क्योंकि वो आधा तो अपना सामने वाला जो भी अपोनेंट होता था उसका जो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, उसको तो वो वैसे ही डाउन कर देते हैं अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी करनी चाहिए कि भाई हाँ हम ग्रेटेस्ट हैं, हम कर सकते हैं, अपने लिए खुद ही हम पॉजिटिव खुद से बातें करें ताकि हम और किसी काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड हो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और आपको जो मैंने छोटा सा एक काम दिया था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपने इतनी सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप कौन सी पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।